नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, कामकाजी पेशेवरों की जिंदगी और उसमें छुपी उलझनें। हमारे पास एक लेख है, कामकाजी जीवन, तनाव और उलझनें। ये दिखाता है कि कैसे बाहर से सब ठीक ठाक कामयाब दिखने वाली जिंदगी अंदर से तनाव और कश्मकश से भरी हो सकती है। बिल्कुल, एक दोहरी जिंदगी जैसी। हाँ, ये आजकल बहुत आम तस्वीर है। बाहर से पॉलिश, अंदर से बिखराव। तो आज हम इन्हीं चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर। और खास तौर पर ये भी देखेंगे कि लोग कैसे इन सब बोझों के साथ बिना किसी स्पष्ट समाधान के रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। जी, ये समझना जरूरी है कि ये समस्याएं सिर्फ हैं नहीं, लोग इनके साथ लगातार जी रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं व्यक्तिगत और मानसिक बोझ से। जी। लेख बताता है कि कैसे लोग अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेलते हैं। लगातार डेडलाइंस का तनाव, टारगेट्स का प्रेशर। हाँ, और फिर वो काम करते करते एकदम थक जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, जिसे बर्नआउट कहते हैं। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा। मन भारी रहता है, एक तरह का डिप्रेशन। और वो सवाल कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये पहचान का संकट भी खड़ा कर देता है। सही कहा। और ये सब अक्सर अंदर ही अंदर चलता रहता है, बाहर शायद पता भी न चले। जी, और लेख में एक दिलचस्प बात कही गई है कि इस दबाव से, इस खालीपन से बचने के लिए लोग अक्सर क्या करते हैं, वो मोबाइल में खो जाते हैं, सोशल मीडिया पे घंटों बिताते हैं, या शॉपिंग, या कभी-कभी तो नशे तक का सहारा ले लेते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का पलायन। हाँ बिल्कुल, एक तरह से भागने की कोशिश। इससे थोड़ी देर के लिए शायद राहत मिलती भी होगी, पर जो मूल समस्या है वो तो वहीं की वहीं रहती है, बल्कि वो और गहरी हो जाती है। कोई टिकाऊ हल नहीं मिलता, बस एक अस्थायी तरीका ढूंढ लिया जाता है इसके साथ जीने का। और ये बोझ सिर्फ अकेले इंसान तक सीमित नहीं रहता है ना, ये घर परिवार तक भी पहुंचता है। लेख कहता है कि घर भी आजकल एक और वर्क स्पेस जैसा लगने लगा है। हाँ, वो लाइन धुंधली हो गई है काम और निजी जीवन के बीच। परिवार के लिए वक्त की कमी तो है ही, पर उससे भी ज्यादा शायद रिश्तों में वो गहरी बातचीत की कमी है। संवादहीनता जिसे कहते हैं, साथ होकर भी अपनी असली बातें, चिंताएं साझा न कर पाना। और फिर पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर, उसका टकराव, और खासकर कामकाजी महिलाओं पर तो दोहरा बोझ आ जाता है, घर और बाहर दोनों संभालने का। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवास पर देखें तो सामाजिक स्तर पर भी कई चुनौतियां हैं। जैसे सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, सब कितने कनेक्टेड, कितने व्यस्त दिखते हैं, पर असल में लेख के अनुसार एक तरह का अकेलापन बढ़ रहा है, सामाजिक अलगाव। हाँ, ये विरोधाभास तो है। और वो दूसरों से लगातार तुलना का दबाव, बहुत ज्यादा। हमेशा ये देखना कि कौन क्या कर रहा है, मेरे पास क्या नहीं है, एक होड़ सी लगी रहती है। और फिर वो दिखावे की जिंदगी जीने का दबाव, जैसा असल में है वैसा ना दिखाकर कुछ और ही पेश करना। जी, नतीजा ये होता है कि इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, और एक ही व्यक्ति इतनी सारी भूमिकाओं में बढ़ जाता है। ऑफिस में कुछ, घर पर कुछ, दोस्तों के साथ कुछ। भूमिका भ्रम जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी एक रोल को, एक रिश्ते को पूरी तरह जी नहीं पा रहा। हर जगह एक मुखौटा पहनना पड़ता है और इसके साथ ही जीना पड़ता है। ये दिखावे की जिंदगी वाला दबाव तो सच में बहुत बढ़ गया है। और इन सब के ऊपर जाहिर है आर्थिक चिंताएं भी होती होंगी। हाँ, वो तो है ही। लेख में जिक्र है कमाई की अनिश्चितता का, वेतन की अस्थिरता, खासकर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या फ्रीलांस काम करते हैं। जी बिल्कुल, इनकम का कोई भरोसा नहीं रहता कई बार। और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, खर्चे, फिर लोन, ईएमआई का जाल। ऐसा लगता है पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता तैयार है। भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता बनी रहती है, और कई बार शायद सामाजिक दबाव में ही लोग अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। हाँ, दूसरों की देखा देखी खर्च करना। लेख की वो एक लाइन मुझे याद आ रही है, सैलरी आई नहीं और खत्म हो गई। ये कितने लोगों की सच्चाई है आज। बहुत लोगों की। और लेकिन सभी पहलुओं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक को जोड़कर एक बहुत गहरी बात कहता है कि ये समस्याएं सिर्फ बाहरी हालात की वजह से नहीं है, इनका संबंध हमारे सोचने के तरीके से भी है। अच्छा, कैसे? हमारी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या वो संतुलित हैं? रिश्तों में हम कितना संवाद करते हैं? क्या हम जीवन का कोई बड़ा मकसद महसूस करते हैं? जब इन सब में कमी आती है, जब जीवन को बस किसी तरह मैनेज किया जाने लगता है, घसीटा जाता है, उसे जिया नहीं जाता। हाँ, जब काम सिर्फ बोझ लगे, परिवार एक और जिम्मेदारी, जब हर कोई बस कुछ साबित करने में लगा हो, तो अंदर से इंसान खोखला महसूस करने लगता है।
लेख इसे आज के कामकाजी समाज की एक बड़ी ट्रेजेडी की तरह पेश करता है। बाहर से प्रोफेशनल, कामयाब, पर अंदर से थके हुए, खाली, बेचैन लोग। और सबसे बड़ी बात, लोग इन उलझनों के साथ जी रहे हैं, अक्सर बिना किसी स्पष्ट समाधान की उम्मीद के। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो हमने देखा कि कामकाजी जीवन की ये मुश्किलें कितनी आपस में गुंथी हुई हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सब एक दूसरे से जुड़ा है और ये सब अक्सर सफलता के चमकदार पर्दे के पीछे छिपा रहता है। बिल्कुल। लोग इस बोझ को उठाए चल रहे हैं बिना ये जाने कि इसका कोई ठोस हल निकलेगा भी या नहीं। जी, और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो लेख भी इशारों में पूछता है कि क्या इन समस्याओं की जड़ सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में है या कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है, हमारी अपनी प्राथमिकताओं में, हमारे रिश्तों को निभाने के तरीके में, खुद से हमारे कनेक्शन की कमी में। क्या होता है जब जिंदगी को सिर्फ मैनेज करने पर, जैसे तैसे चलाने पर ही सारा जोर रहता है, उसे सही मायनों में जीने पर नहीं? ये सवाल जरूर सोचना चाहिए। लेख कहता है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां शायद इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने बारे में, सुविधाओं के बारे में या बस चीजें भोगने के बारे में सोचते हैं। हाँ, एक तरह से व्यक्ति केंद्रित सोच। बिल्कुल। जबकि जीवन विद्या परिवार को और पूरे समाज को एक परिवार आधारित व्यवस्था की तरह देखता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये लेख आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत मुश्किलों को कैसे समझता है और उनके समाधान क्या हो सकते हैं जीवन विद्या के हिसाब से। हाँ, चलो इसको थोड़ा खोल के समझते हैं। शुरुआत करते हैं आर्थिक दिक्कतों से, जैसे लगातार बढ़ती जरूरतें, कमाई उतनी नहीं, नौकरी का तनाव, कर्ज का बोझ, ये सब बहुत आम है। इस लेख में जीवन विद्या इसका क्या हल बताता है? हाँ, और देखिए जीवन विद्या का नजरिया यहाँ काफी दिलचस्प है। पहली बात, ये जरूरत और इच्छा में साफ फर्क करता है। जरूरत और इच्छा? हाँ, जरूरतें शरीर और परिवार चलाने के लिए हैं, जैसे भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बुनियादी चीजें। लेकिन इच्छाएं वो अक्सर दूसरों को देखकर या विज्ञापन देखकर या बस एक भ्रम से पैदा होती हैं। जीवन विद्या कहता है पहले अपनी असली जरूरतें पहचानो। अच्छा, ये एक अहम बिंदु है। और दूसरी बात, ये नौकरी या रोजगार की जगह कर्तव्य आधारित काम की बात करता है। कर्तव्य आधारित काम मतलब काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो समाज के लिए उपयोगी भी होना चाहिए, एक जिम्मेदारी की तरह। जब सोच ऐसी होती है तो जिंदगी थोड़ी सरल होती है। लोग मिल बांटकर चीजें इस्तेमाल करते हैं, सामूहिकता बढ़ती है। और इससे आप देखें तो कर्ज के जाल से निकलने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि फिजूल खर्ची कम होती है। अच्छा, ये सोचना कि काम सिर्फ पैसा नहीं, कर्तव्य भी है, इससे शायद नजरिए में काफी बदलाव आ सकता है। और यही सोच शायद समाज में हमारे बर्ताव पर भी असर डालती होगी, क्योंकि आजकल समाज में भी तो कितनी खींचतान है। वो मुकाबला, जलन, मान सम्मान की चिंता, अकेलापन, काम की जगह पर तनाव। बिल्कुल, यहीं पर जीवन विद्या पूरकता की समझ सामने रखता है। पूरकता? हाँ, पूरकता। इसका सीधा मतलब है कि हर इंसान अपने आप में खास है, अद्वितीय है, और हम सब एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब ये बात दिल में उतरती है तो फिर तुलना या जलन की जगह ही नहीं बचती। आप दूसरे की खूबी को सराहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और इससे जुड़ी एक और बात है, जीवन विद्या समाज को भी एक बड़े परिवार जैसा देखता है। अच्छा? मतलब जैसे अपना परिवार होता है वैसे। हाँ, एक तरह से। इसमें रिश्ते ओहदे से नहीं, मतलब डॉक्टर, बॉस, कर्मचारी, इससे नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते गहरे होते हैं, जैसे माँ, भाई, दोस्त। असली इज्जत पैसे या पद से नहीं, इंसान होने के नाते मिलती है। ये समझ आ जाए तो समाज में शांति बढ़ सकती है, वो जो तनाव है वो कम हो सकता है। हाँ, ये तो हुई समाज की बात, पर घरों के अंदर भी तो मुश्किलें कम नहीं है। बातचीत बंद हो जाना, पीढ़ियों में सोच का अंतर, बच्चों या बुजुर्गों पर ठीक से ध्यान न देना। तो जीवन विद्या इन पारिवारिक उलझनों का क्या समाधान सुझाता है? देखिए, जीवन विद्या परिवार को सिर्फ एक जिम्मेदारी की गठरी नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? वो इसे सहयोग की व्यवस्था मानता है, जहां हर सदस्य का योगदान हो, हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। और संवाद मतलब बातचीत, वो सिर्फ बोलना सुनना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विचारों को समझना, उनमें तालमेल बिठाना है। विचारों में तालमेल? हाँ, ये जरूरी है। कम हो जाता है, फिर वो गैप नहीं रहता है।
बच्चों को भी उन्हें प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाने के बजाय उन्हें जिंदगी की सही समझ देकर मजबूत बनाने पर जोर है, ताकि वे जिम्मेदार बन सकें। सही बात है। और आखिर में वो परेशानियां जो बिल्कुल निजी लगती हैं, अकेलापन, डिप्रेशन, जिंदगी का मकसद न मिलना, खुद से शिकायत, तनाव, गुस्सा, इस लेख के अनुसार जीवन विद्या इसमें कैसे मदद कर सकता है? इसका बुनियादी हल जीवन विद्या स्वचिंतन में बताता है। स्वचिंतन मतलब खुद की सोच पर विचार करना। हाँ बिल्कुल, अपनी मान्यताओं को जांचना, परखना, सही क्या है ये समझना। जीवन विद्या सिखाता है कि इंसान सिर्फ ये शरीर नहीं है, वो एक सोचने समझने वाली चेतना है, एक मैं है जो शरीर का इस्तेमाल करता है। मैं और शरीर ये अलग है। हाँ, जीवन विद्या के अनुसार ये दो अलग वास्तविकताएं हैं। जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर या अपनी शक्ल या अपनी कामयाबी से अलग करके देखना सीखता है, जब मैं और शरीर की भूमिका को साफ साफ समझता है, तो अंदरूनी शांति मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है। अच्छा। ज्यादातर मानसिक दिक्कतें, जीवन विद्या कहता है, वो समझ की गड़बड़ी से ही पैदा होती हैं। जब ये समझ साफ होती है तो तनाव, गुस्सा, ये सब कम होने लगता है। जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सफलता नहीं रह जाता, बल्कि सबके साथ न्याय से जीना बन जाता है, समाज के साथ एक हार्मोनियस सहजीवन। तो आप देखिए, समाधान बाहर की चीजों में उतना नहीं है जितना अंदर की समझ में है। तो कुल मिला के इस लेख का निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है कि आज की ज्यादातर मुश्किलें शायद इसलिए है कि हम बस सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं ना, बिना ये सोचे कि जिंदगी की सही दिशा क्या है, असल में हमें चाहिए क्या। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जीवन विद्या यही दिखाता है कि असली खुशी, सच्चा सुख वो सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है, वो सही समझ में है, अच्छे रिश्तों में है और एक ठीक व्यवस्था में है, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज सब जुड़े हों। तो समाधान तभी मिलेगा जब हम जीवन को टुकड़ों में नहीं, हाँ, बल्कि व्यक्ति, परिवार और समाज, इन तीनों को मिलाकर एक पूरी परिवार मूलक व्यवस्था के रूप में देखेंगे और उसी हिसाब से जिएंगे। ये जीवन विद्या आखिर है क्या? जो हमें जानकारी मिली है वो बताती है कि ये कोई धर्म या पंथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये श्री ए नागराज जी हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है और ये एक तर्कपूर्ण, मतलब लॉजिकल और जीने में आने वाला प्रैक्टिकल नजरिया है। अच्छा, ओके। तो ये मानने की बात नहीं, जांचने की बात है। जी। और इसे समझने के लिए वो 7 दिन का आवासीय परिचय शिविर होता है ना? हाँ बिल्कुल जी, वो 7 दिन का जो रेजिडेंशियल शिविर है वो इसी समझ को विकसित करने का एक शुरुआती मंच है। जानकारी यही है कि वहाँ कोई उपदेश या कर्मकांड नहीं होता, बल्कि तर्कपूर्ण बातचीत होती है, सवाल जवाब होते हैं और खुद ही इन प्रस्तावों को जांचने का मौका मिलता है। और ये शिविर है किसके लिए? मतलब कोई खास उम्र या प्रोफेशन के लोग? नहीं, स्रोत बताते हैं कि यह हर किसी के लिए है, जो भी समाधान चाहता है, समृद्धि चाहता है, जीवन में संतुलन चाहता है, छात्र हों, माता पिता हों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कपल्स, टीचर्स, बुजुर्ग, कोई भी। अच्छा, और ये होता कहाँ है? जगह और बाकी जानकारी? हाँ, ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में अछोटी नाम की जगह है, वहाँ अभ्युदय संस्थान में होता है। अभ्युदय संस्थान अछोटी? जी। और अच्छी बात यह है कि वहाँ रहना और शिक्षण वो बिल्कुल निःशुल्क है। बस भोजन का एक बहुत मामूली सा शुल्क बताया गया है, शायद 150 रुपए प्रतिदिन। ओके। और करीब 50-60 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है। पास में रायपुर शहर है, स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, ये तो व्यवस्था की बात हुई, लेकिन इसका असर कितना होता है? क्या इसके कोई प्रमाण भी दिए गए हैं स्रोतों में? हाँ, इस पे जोर दिया गया है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। कहा गया है कि कई लोगों को इससे सच में फायदा हुआ है, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, और प्रमाण के तौर पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है, लाखों बच्चों तक पहुंचाया है। अच्छा। दिल्ली का जो हैप्पीनेस करिकुलम है उसमें भी इसके सिद्धांत इस्तेमाल हुए हैं। कई यूनिवर्सिटीज इसे वैल्यू एजुकेशन के तौर पर पढ़ा रही हैं। और तो और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जो AICTE है उसने भी इसकी किताबों को मान्यता दी है। अरे वाह, ये तो काफी व्यापक असर दिखता है। जी, तो ये संकेत है कि इसे शिक्षा और पर्सनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में गंभीरता से लिया जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए तो ये स्रोत साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये 7 दिन का परिचय शिविर आजमा कर देखना चाहिए। बिल्कुल। कहा गया है कि हिचकने की जरूरत नहीं है, हजारों लोगों ने अनुभव किया है और कई लोगों के लिए ये जीवन बदलने वाला साबित हुआ है। हाँ, और मूल बात यही है कि बदलाव खुद से शुरू होता है।
अपनी समझ से, अपने जीने के तरीके से सही। सामग्री यही भरोसा दिलाती है कि इसमें निराशा नहीं होगी। देश भर में हजारों लोग अनुभव कर चुके हैं। सिर्फ 7 दिन देने हैं और इन 7 दिनों में जीवन को, अपनी सोच को, रिश्तों को एक नई नजर से देखने का मौका मिल सकता है। तो अगर कोई जानकारी लेना चाहे या शिविर में जाना चाहे तो संपर्क के लिए नंबर भी दिए हैं? हाँ, 2 नंबर दिए गए हैं। एक चंद्रशेखर भैया का 9893025307 8989302537 जी, और दूसरे मंजीत भैया 9301359227। 9301359227। ठीक है। इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और आने वाले कार्यक्रमों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बढ़िया। ये सारी बातचीत एक अहम सवाल की तरफ ले जाती है। स्रोत ये कहते हैं कि बाहर की जो उथल-पुथल है उसका समाधान अंदर की गहरी समझ में है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति की अपनी समझ का, उसकी खुद की समझ का वो कौन सा पहलू है जिसे इस वक्त जानना सबसे जरूरी लग रहा है। गहरा सवाल है। और अंत में इन स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि जीवन विद्या एक जांचने लायक प्रस्ताव है। जी। अनेक लोगों ने इसे परखा है, जांचा है, तो आप भी जांच कर देखिए। ये करने लायक काम